हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाती है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं क्योंकि उनको चीज़ें याद नहीं होती हैं ज़्यादा समय तक। ठीक है, तो जब इस तरीके से पढ़ाई होती है तो वो एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, उसमें इन सब तरीकों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। इसीलिए ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने भी हम लोग शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को भी उससे लाभ हो सके। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग भाग 9 तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। भाग 9 तक रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 9 तक हम लोग पहले थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर सॉल्व किए हैं। और लगभग एवरेज मान के चलें हर चैप्टर में लगभग 50 एमसीक्यूज और 50 वन लाइनर रहे अगर एवरेज मान के चलते हैं। ठीक है, तो 9 चैप्टर हो गए हैं, लगभग 450 क्वेश्चन आपके वन लाइनर और एमसीक्यूज हो गए होंगे। अगर आप लोग यहां से कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, आप कोई भी एग्जाम दें। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ रहे हैं भाग 10 की तरफ, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग अमूमन इस सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आते हैं। अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं, भाग 10 में हम लोगों को केवल अनुच्छेद 244 याद रखना है बस। 244 में पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। ये हम लोग पहले के सेशंस में पढ़ चुके हैं, अब फिर आया है तो फिर पढ़ेंगे। पहले के सेशंस में रेफरेंस के तौर पर पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन पढ़े हैं तो चीजें इसी तरीके से रिवीजन होता है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि एक लाइन से पढ़ते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। चीजों को इंटरलिंक करना चाहिए, टॉपिक को टॉपिक वाइज, चैप्टर को चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तब जाके तैयारी संपूर्ण होती है, तो हमको याद होती हैं चीजें। ठीक है, अब इसमें हमको अनुच्छेद 244 याद रखना है। अनुच्छेद 244 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। मतलब अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 244 में वर्णित है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब 244 के दो भाग हैं, 244(1) और 244(2). अब इसमें हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, 244(1). 1 में 5वीं अनुसूची आती है और 244(2) में 6वीं अनुसूची आती है। और इन दोनों अनुसूचियों में पंचायती राज व्यवस्था जो भाग 9 है वो लागू नहीं है। और भाग 1 में मतलब 244 का पार्ट 1 जो है 244(1) है, उसमें 5वीं अनुसूची आती है और पास से 5वीं आती है और पास से पंचायतें लागू नहीं है और पास से पेशा एक्ट आता है, पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो दोस्तों पेशा अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसार अनुच्छेद 244(1) वाले राज्यों में लागू किया जाए, इसके लिए आया था पेशा एक्ट। मतलब पंचायती राज व्यवस्था को अनुच्छेद 244(1) के तहत आने वाले राज्यों में किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए, उसके लिए आया था पेशा एक्ट 1996। पेशा एक्ट किसकी अनुशंसा पर आया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, पढ़ चुके हैं पहले। अब अनुच्छेद 244(1) की 5वीं अनुसूची आती है और इस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत मतलब अनुच्छेद 244(1) में 10 राज्य आते हैं। जैसे अनुच्छेद 244(2), अनुच्छेद 244(2) में 6वीं अनुसूची आती है, तो 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य आते हैं। वैसे ही अनुच्छेद 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची आती है और 5 गुणे 2 कर देते हैं तो 10 राज्य आ जाते हैं अनुच्छेद 244(1) के तहत, अर्थात 5वीं अनुसूची के तहत। और 10 राज्य क्या हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इसका आंसर भी बताया है, और फिर आप लोग आंसर इसका बताइएगा तब और अच्छे से याद हो जाएगा। कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आ जाता है। देखिए अगर एक क्रम से हैं, क्रम से ऐसे गोला बनेगा दोस्तों, अगर आप लोग विजुलाइज करेंगे अच्छे से देख लेंगे तो एक बार में ही याद हो जाएगा। सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान आ जाता है, ये एरिया इसका आ जाता है, फिर ये गुजरात आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आ जा रहा है, महाराष्ट्र के बाद ये दोस्तों तेलंगाना आ जाता है, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, फिर यहां से अगर हम लोग देख लेते हैं आंध्र प्रदेश से ऐसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और
झारखंड दोस्तों। इस तरीके से गोला हम लोगों का ऐसे बन जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें याद करनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसान भी हो जा रहा है याद करना, ठीक। तो हम लोगों को ध्यान देना है, एक बार फिर से हमारे साथ बोलने की कोशिश करिएगा बिना देखे। सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोस्तों, ठीक है। 10 राज्य ये आ जाते हैं, दो जो अनुच्छेद 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची में आते हैं और इसमें 10 राज्य आते हैं, ठीक है। ये तो हमको ध्यान देना है। और ये जो ग्रीन से बना है ये हो गया असम, मेघालय, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, ये 6वीं अनुसूची के राज्य हैं, कि नहीं। ये चीज हमको ध्यान देनी है। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसमें एक चीज ध्यान देना है, नोट में क्या बताया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र आते हैं उनको 5वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। मतलब जनजातीय क्षेत्रों के लिए हमारे संविधान में 2 अनुसूचियां हैं, एक 5वीं अनुसूची और एक 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में स्पेशल बता दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य आएंगे और इसके अतिरिक्त जो जनजातीय क्षेत्र आते हैं, मतलब ये जो 10 राज्य आते हैं इसके अतिरिक्त, मतलब 6ठी अनुसूची के अतिरिक्त जो जनजातीय क्षेत्र आते हैं वो आ जाते हैं अनुसूची 5वीं में दोस्तों, ठीक है। यहां से ये चीज क्लियर कर लेनी है। अब देखते हैं, ये चीज हो गई। अब अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करते हैं। कोई भी क्षेत्र अनुसूचित है या अनुसूचित नहीं है, जहां पर जनजातीय क्षेत्र अधिक हैं, आबादी जनजातियों की ज्यादा है, उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित किया जाए तो कौन घोषित करते हैं, तो उसको घोषित करते हैं राष्ट्रपति, ठीक। तो राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की परामर्श पर करते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोगों को ध्यान देनी है कि अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है दोस्तों, ठीक, कि अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करते हैं। तो आंसर क्या देंगे हम लोग, राष्ट्रपति करते हैं। और ये पता होना चाहिए किसके परामर्श पर करते हैं, तो राज्यपाल के परामर्श पर करते हैं, क्योंकि राज्य होते हैं ना, ये जैसे राज्य हैं। अब उस राज्य का जो राज्यपाल होता है उसको ज्यादा पता होता है कि कौन सा क्षेत्र मतलब किस तरीके का है कि नहीं। मतलब जो है किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए, किसको नहीं घोषित किया जाना चाहिए, राज्यपाल को पता होता है। लेकिन घोषणा का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। तो राज्यपाल को पता है तो राज्यपाल का परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। और अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो रिपोर्ट दोस्तों राज्यपाल तैयार करता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्यों, क्योंकि वो उस क्षेत्र का राज्यपाल होता है, उस राज्य का राज्यपाल होता है। जिस राज्य में जनजातीय आबादी होती है उस राज्य का राज्यपाल होता है। तो जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में जो राज्यपाल होते हैं वो रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट को किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और कितने वर्षों के अंतराल पर सौंपते हैं, हर वर्ष में एक बार सौंपते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसका, ठीक। एक एक लाइन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पूछे जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति होती है, अब बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति हम लोग किस अनुच्छेद में पढ़ चुके थे, अनुच्छेद 162 में। राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में दिया गया है, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति कहां तक विस्तारित होगी, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों तक भी विस्तारित होती है राज्य की कार्यपालिकाई शक्तियां दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान में देनी है। ऐसा तो है नहीं कि कोई राज्य में जनजातीय क्षेत्र है, ये जो है ये मान लीजिए मध्य प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र है, तो ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति से बाहर आ गया। आखिर राज्य के ही भीतर है, राज्य के विधानमंडल के ही कार्यभार में आएगा। तो राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक भी होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये ध्यान देना है, जनजातीय सलाहकार परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है स्वशासित जिला परिषद, ठीक है। स्वशासित जिला परिषद या स्वायत्त जिला परिषद अलग है और जनजातीय सलाहकार परिषद अलग है। जनजातीय सलाहकार परिषद 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों में है, अर्थात अनुच्छेद 244(1) में है। और स्वायत्त जिला परिषद 6ठी अनुसूची में आने वाले राज्यों के लिए, मतलब अनुच्छेद 244(2) में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। अब जनजातीय सलाहकार परिषद होगा, कहां पर गठित किया जाएगा जनजातीय सलाहकार परिषद, इन ये 10 राज्यों में, ठीक है। ये 10 राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 244(1) के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। और जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन फिर कौन करता है, गठन राज्यपाल करता है, ठीक है। गठन राज्यपाल करेगा, इंपॉर्टेंट है। और ये कैसा निकाय है, जनजातीय सलाहकार परिषद संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके बारे में वर्णन संविधान में किया गया है और अनुच्छेद 244(1) के तहत भी किया गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।
अब जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक कब होती है? बैठक प्रत्येक वर्ष में होती है, एक बार अभी ऊपर भी एक बार देख चुके थे। और राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श पर कार्य करता है। जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श पर राज्यपाल कार्य करता है। हालांकि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श के अनुसार राज्यपाल कार्य करता है। और यहां पर यह ध्यान देना है हमको, जो राज्य विधानमंडल की शक्तियां बनाई जाती हैं, जो राज्य विधानमंडल के जो कानून बनाए जाते हैं या जो संसद के कानून बनाए जाते हैं, वो राज्यपाल के परामर्श पर ही उस जनजातीय क्षेत्र में लागू किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। या संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो बनाया जाने वाला कानून होता है, उसको या तो उसी रूप में राज्यपाल के परामर्श पर लागू किया जाता है या मना कर दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, कि लागू नहीं किया जा सकता या संशोधन के बाद लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं जो जनजातीय सलाहकार परिषद होती है, इसमें 20 सदस्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं। और जो स्वायत्त जिला परिषद होगी अनुच्छेद 244(2) के तहत, छठी अनुसूची के तहत, उसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, 20 यहां 30 वहां। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं। अब इन 20 सदस्य में 15 सदस्य और 5 सदस्य दो ग्रुप में बट जाते हैं। ठीक है, 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 5 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं और निर्वाचित कौन से होते हैं? जो राज्य विधानसभा में एसटी के प्रतिनिधि होंगे, वो होंगे जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य होते हैं। दोस्तों ठीक है, ये चीज ध्यान दें, मतलब राज्य विधानसभा में एसटी के जो प्रतिनिधि होते हैं वही राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद के 15 सदस्यों में से एक होते हैं। दोस्तों ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और जो बचे 5 सदस्य वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, जनजातीय सलाहकार परिषद से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जनजातीय सलाहकार परिषद हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां इस जनजातीय क्षेत्र में कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो अभी ऊपर बता चुके हैं कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो बनाया गया कानून होता है उसको उस जनजातीय क्षेत्र में लागू कर भी सकता है और लागू नहीं भी कर सकता है या संशोधन के साथ लागू कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, और ऐसा वो कर सकता है केवल राष्ट्रपति की सहमति पर। मतलब अगर लागू नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति की सहमति लेनी अनिवार्य है, संशोधन के साथ लागू कर रहा है तो भी राष्ट्रपति की सहमति लेनी अनिवार्य है। दोस्तों ठीक है, और हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं कि राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है, लेकिन राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श पर ही कार्य करता है, कि सलाह पर ही कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श पर ही शांति व सुशासन हेतु नियम राज्यपाल बना सकता है। दोस्तों ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है। मतलब जनजातीय सलाहकार परिषद मतलब जनजातीय क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल अगर कोई नियम बनाता है तो जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श पर नियम बनाता है। दोस्तों ठीक है, ये हो गया। अब नियम किन के संदर्भ में बनाता है? भूमि के उपयोग के संदर्भ में या भूमि के हस्तांतरण के संबंध में, इन सभी के संदर्भ में या विनियमन निर्धारित करने समय में राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श पर कानून बना सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और सहकारी व्यवस्था को भी विनियमित कर सकता है राज्यपाल। दोस्तों ठीक, और ऐसे विनियम में राष्ट्रपति की अनुमति से जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श पर निर्मित कर सकता है। मतलब जनजातीय सलाहकार परिषद का परामर्श तो अनिवार्य है और उसके साथ साथ राष्ट्रपति की अनुमति भी मिलनी आवश्यक होती है अगर कोई कानून कोई नियम राज्यपाल जनजातीय क्षेत्र के संबंध में बना रहा है। मतलब अब यहां से पूरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है इस लाइन से कि राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श पर कार्य करता है। राज्यपाल अगर उस जनजातीय क्षेत्र में कोई नियम बनाता है तो जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श पर बनाता है नियम, और राष्ट्रपति की सलाह पर बनाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। एक लाइन में पूरे का सारांश ये वाला एक लाइन हो जाता है। दोस्तों ठीक है, ये हो गई। अब हम लोगों को एक चीज ध्यान देनी है, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और संविधान को हम लोगों ने आत्मर्पित कब किया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। तो जब संविधान लागू हुआ, संविधान में प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के पश्चात या प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण हेतु एक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है, ताकि इनके बारे में समय दर समय जो है परामर्श दिया जा सके, ठीक है। और लेकिन अभी तक केवल 2 बार आयोग का गठन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ढेबर आयोग 1960 और एक दिलीप भूरिया आयोग 2002। यही भूरिया समिति 1996 में भी गठित हुई थी कि 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों में पेशा एक्ट को किस प्रकार से लागू किया जाए, उसलिए भूरिया आयोग का या भूरिया समिति का गठन 1996 में भी किया गया था दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक। ये हो गई 5वीं अनुसूची के संबंध में अनुच्छेद 244(1) के संबंध में बातें दोस्तों, ठीक है। अब हमको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 244(2). अनुच्छेद 244(2) के तहत 6ठी अनुसूची आती है। मतलब अनुच्छेद 244 में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन है, और 244(1) और 2, 1 में 5वीं अनुसूची, 2 में 6ठी अनुसूची है, ठीक है। अब 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं। और जैसे 5वीं अनुसूची में आने वाले राज्यों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन एक 20 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसमें 15 सदस्य राज्य विधानसभा के एसटी के प्रतिनिधि होंगे और 5 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। उसी प्रकार से 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों के लिए स्वायत्त जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, और सेम सारा प्रावधान है। इसका रिपोर्ट भी राज्यपाल बनाएंगे और राज्यपाल उसको राष्ट्रपति को सौंपेंगे और प्रतिवर्ष सौंपेंगे दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। और जैसे जनजाति सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते थे, वैसे ही स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। जैसे जनजाति सलाहकार परिषद में 15 सदस्य राज्यसभा में एसटी के प्रतिनिधि होते थे, वैसे ही यहां पर 26 निर्वाचन होते हैं 5 वर्ष के लिए, ठीक है। मतलब स्वायत्त जिला परिषद में 26 सदस्य होते हैं जो कि निर्वाचित होते हैं, और 4 सदस्य होते हैं जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जनजाति सलाहकार परिषद में 5 सदस्य होते थे जो मनोनीत किए जाते थे। अब इनकी शक्तियां ठीक उसी प्रकार से हैं। भूमि के संदर्भ में, वन के संदर्भ में, सिंचाई, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के संबंध में स्वायत्त जिला परिषद अपना विनियमन करते हैं, नियम कानून बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, देख रेख करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज हो गई हम लोगों की स्वायत्त जिला परिषद और जनजाति सलाहकार परिषद के बारे में दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग कल की क्लास में इसके संदर्भ में क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। एमसीक्यूज देखेंगे और वन लाइनर देखेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर, जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और दोस्तों एक ही क्लास में किस प्रकार से 5 से 6 बार रिवीजन हो जाता है, आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल रही होंगी बातें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।